स्टूडेंट्स, आज हम एनटीटी सेकेंड ईयर के यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक अच्छे मापक यंत्र की विशेषताएं क्या है और किसी उपलब्धि परीक्षण में इन्हें कैसे सुनिश्चित किया जाता है। तो अच्छे मापक यंत्र की विशेषताएं कौन सी होती है? तो मापक यंत्र क्या होता है, सभी सेक्टर में यूज किया जाता है। अब जैसे किसी की बौद्धिक क्षमता कैसी है, किसी की संवेदिक क्षमता कैसी है, या कौन मतलब सभी सेक्टर, सामाजिक उसकी समाज गतिविधि है वो कैसी है, समाज में उसकी उठ बैठ कैसी है, तो हर चीज़ के पता लगाने के लिए क्या होता है, मापक यंत्र बना होता है जिससे हम सभी सेक्टरों का उसका पता लगा सकते हैं। तो एक संतोषजनक मापक यंत्र की विशेषताएं कौन सी होती है जिससे हमें एक उचित रिजल्ट मिल पाता है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मापन यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो मनोविज्ञान है, तो विभिन्न कार्यों के लिए हमें अलग अलग मापन यंत्रों की जरूरत पड़ती है। इन कार्यों को संपादित करने हेतु परीक्षणों के रूप में विभिन्न प्रकार के मापन है वो उपलब्ध है जिससे हम किसी का परीक्षण कर सकते हैं। तो इसके बहुत से मापन है वो बने हैं। इन उपकरणों में किस विशेष कार्य के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त होगा, इसके लिए संतोषजनक मापक यंत्र के गुणों में विषय में जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है कि हमें किसी व्यक्ति विशेष के कौन से सेक्टर का ज्ञान है वो हमें प्राप्त करना है और उसके लिए कौन सा मापक यंत्र है वो प्रयोग होगा, इसके लिए हमें जानकारी है वो जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है वो है वैधता। तो कोई चीज़ है उसमें वैलिडिटी कितनी है, कितना वैध है। जैसे मूल्यांकन में विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व में विभिन्न पक्षों का मापन किया जाता है। कोई भी छात्र है उसके व्यक्तित्व में विभिन्न चीज़ों का पता लगाना है कि वो पढ़ने में कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, समाज में कैसा है। तो बहुत से सेक्टर है जिसका हमें मापन करना है। व्यक्तित्व के एक विशेष गुण का मापन करने के लिए विशेषण परीक्षा के द्वारा ही किया जाता है। तो किसी विशेष गुण का प्राप्त करना है, हमें पता लगाना है, तो इसकी विशेष परीक्षा होती है जिससे उसका पता लगाया जाता है। इसके लिए माना कुछ छात्रों की जो ऊंचाई का मापन करना है। अब जैसे छात्र हैं उनकी ऊंचाई का मापन करना है। माना हमारे पास रुचि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है कि किसी बच्चे की रुचि है वो किस चीज़ में है, उसका उपलब्धि परीक्षण है वो कितने टाइम में कितनी उपलब्धियां उसने हासिल की हैं, या उसका बुद्धि परीक्षण है, उसकी IQ लेवल है वो कैसा है, या उसकी अभिवृत्तियाँ कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें आदि के रूप में मापक यंत्र है वो क्या होता है, उपलब्ध होता है। तो इन सभी चीज़ें हैं, चाहे वो रुचि है, चाहे वो उपलब्धि है, चाहे वो बुद्धि परीक्षण है या अभिवृत्ति है, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए अलग अलग मापक यंत्र हैं जिनका प्रयोग है वो किया जाता है। तथा हमसे छात्रों के ज्ञानात्मक विकास के विषय में सूचनाएं है वो एकत्रित करने के लिए कहा जाता है कि कोई भी छात्र है उसके ज्ञानात्मक पक्ष का हमें अध्ययन करना है कि उसका ज्ञान कैसा है। माना हमने बुद्धि निरीक्षण का चयन किया। बुद्धि परीक्षण में छात्रों की बुद्धि को माप सकता है, न कि ज्ञानात्मक विकास को। अगर हमने बच्चे की बुद्धि मापनी है तो वो हम उसका IQ लेवल भी पता लगा सकते हैं, उसके ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें दोनों पक्षों का अध्ययन करना है तो उसके लिए अलग अलग मापन यंत्रों का हमें प्रयोग है वो करना पड़ेगा। तो बुद्धि परीक्षण छात्रों की बुद्धि को माप सकता है, न कि ज्ञानात्मक पक्ष को। इसीलिए ज्ञानात्मक विकास को मापने के लिए यंत्र का चयन करना पड़ेगा। तो बुद्धि उसका बोधात्मक पक्ष है या उसका ज्ञानात्मक पक्ष है, दोनों का अध्ययन भी अलग अलग होगा और दोनों के मापक यंत्र भी अलग अलग होंगे और दोनों का अलग अलग अध्ययन वो किया जाएगा। ज्ञानात्मक विकास का मापन करने के लिए केवल उपलब्धि परीक्षण ही वैध है, मतलब उसके उपलब्धि कितनी क्या है। अब जैसे हमने बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन करना है तो हम उसको जैसे कुछ क्वेश्चन दे देंगे, वो कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाता है, जिससे हमें उसकी उपलब्धियों का पता लग सकता है। वैधता के द्वारा यह तो ज्ञात किया जा सकता है कि वह किस सीमा तक उद्देश्यों का मूल्यांकन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो कितने उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहा है, इसके लिए हमें मूल्यांकन है वो करना होता है। उसके बाद देखिए उसकी व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है वो उसकी कैसी है। परीक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि उस पर विश्वास किया जा सके कि हम जिस सेक्टर का बच्चे का परीक्षण कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें सही मिल रहा है, उस परीक्षण पे हमें विश्वास होना चाहिए। एक चीज़ तो ये है। और विश्वसनीयता का अर्थ उस गुण से है जिसके द्वारा यदि किसी छात्र का मापन 2 या 2 से अधिक बार किया जाए तो समान अंक या परिणाम प्राप्त हो।
कई बार क्या होता है कि हम बच्चे का मापन कर रहे हैं, तो उस मापन के हमने रिजल्ट बनाए हैं, कुछ ही टाइम बाद उसी बच्चे का मापन किया गया तो उसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम में उसके अगर मापन किया गया है, दो जगह किया गया है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें कि जो मापन हमने किया है वो हमारा सही है। पहली तथा दूसरी बार के परीक्षणों के समय में छात्रों की आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। आंतरिक परिस्थितियों से तात्पर्य छात्रों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, अधिगम, मनोदशा तथा थकान आदि से। उसकी आंतरिक विशेषताएं अगर हम लें तो ये सारी चीजें होती है, उसका मानसिक विकास कैसा है, उसका शारीरिक विकास कैसा है, उसके अधिगम कितना है, उसकी मनोदशा कैसी है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें क्या होती हैं, आंतरिक होती हैं। तथा बाह्य परिस्थितियों से तात्पर्य परीक्षण के समय पर्यावरण से संबंधित सुविधाओं जैसे मौसम है, बैठने की व्यवस्था है, शोर है तथा प्रकाश आदि से है। तो ये चीजें क्या हो गई, ये बाह्य हो गई और ये आंतरिक हो गई। तो ये दोनों चीजें क्या होती है, अलग अलग होती है, दोनों चीजों के अलग अलग मापन होते हैं, अलग अलग उनके तरीका होता है मापने का और अलग अलग उसके रिजल्ट होते हैं। उसके बाद देखिए उद्देश्य। उद्देश्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी मानक यंत्र किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो मन के अंतर है, हमें बच्चे की बौद्धिक क्षमता का पता लगाना है, या ज्ञानात्मक पक्ष का पता लगाना है, या शारीरिक पक्ष का पता लगाना है। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग मापन यंत्र बनाए जाते हैं, तो उनके उद्देश्य है वो ध्यान में रखकर अलग अलग बनाए जाते हैं। तथा उद्देश्य के मापन हेतु कुछ विशेष सामग्री का चयन किया जाता है। अतः परीक्षण में उन समस्त उद्देश्यों तथा विशेष सामग्री को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, जिसके आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करना है। हमें वो सारी चीजें हैं वो ध्यान में रखना जरूरी है जिससे उसका मूल्यांकन करना है, परंतु व्यवहार में वह सुविधाजनक नहीं है, इसीलिए उद्देश्य तथा विशेष सामग्री में कुछ का चयन कर मापन यंत्र का निर्माण किया जाता है। तो कुछ चीजों का अध्ययन ध्यान में रख के हमें उनका मापन है वो अलग अलग बनाया जाता है, इसे नमूना कहा जाता है। और नमूना के रूप में चुने गए उद्देश्य तथा विशेष सामग्री जहाँ तक समग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे परीक्षण की क्या कहते हैं, व्यापकता कहते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि हमें बच्चे के जिस सेक्टर के बारे में अध्ययन करना है उसके बारे में हम उस प्रॉपर मापन यंत्र का प्रयोग है वो करें। उसके बाद देखिए विभेदीकरण, ये क्या है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होती है, अलग अलग मतलब दो बच्चे हैं, दो बच्चों का ज्ञानात्मक पक्ष अलग अलग होता है, उनकी उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, उनका अधिगम अलग अलग हो सकता है, तो उनमें क्या पाया जाता है, उनमें डिफरेंस होता है, चाहे वो बौद्धिक क्षमता हो चाहे वो मानसिक हो, कुछ भी हो, उन चीज़ों में क्या होता है, दो छात्र है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनकी विशेषताएं होती है, तो ये उनमें डिफरेंस है वो पाया जाता है। मापन यंत्र विद्यार्थियों को उनके मापन के गुण के आधार पर है वो अलग अलग कर सकता है। तो मापन यंत्र क्या है, हम दो बच्चों में अगर अध्ययन करते हैं तो उनमें कौन कौन सा डिफरेंस आ रहा है, उनके बौद्धिक क्षमता में कितना अंतर है, उनका IQ लेवल बच्चों का अलग अलग हो सकता है, किसी का 100 हो सकता है, किसी का 90 हो सकता है, 120 भी हो सकता है, तो वो उनमें अंतर पाया जाता है। तो वो हमें कैसे पता लगा, हमें मापक यंत्र से पता लगा। मापक यंत्र के इस गुण को जिसके द्वारा वह विभिन्न क्षमता रखने वाले विद्यार्थियों को एक दूसरे से अलग करके विभेदीकरण कहते हैं। तो यही मापन यंत्र है जिसे हमने दो बच्चों की अलग अलग विशेषताओं का पता लगाया, उनके जैसे IQ लेवल का हमने पता लगाया कि दो बच्चों का IQ लेवल अलग अलग है, तो ये मापन है वो उन दोनों में क्या कर रहा है, उन दोनों में अंतर कर रहा है, उन दोनों में विभेद लगा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। प्राय प्रत्येक मापक यंत्र है वो एकांशों के द्वारा निर्माण किया जाता है। ये एकांश मापक यंत्र के भी अभिन्न अंग है तथा इन्हीं के द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व के किसी भी पक्ष को मापा जा सकता है। एकांशों की संख्या बढ़ाकर विद्यार्थियों को यह अवसर दिया जाता है कि वह मापन किए जाने वाले गुण की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से कर सके। मतलब जिस चीज का हमने मापन किया है वो अभिव्यक्ति पूर्ण है, वो उस रूप को कर सके। एकांशों की संख्या जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक अवसर विद्यार्थियों को अपनी निपुणता व्यक्त करने के लिए मिलेगा। तो उसमें कितने एकांश है वो हम बच्चों को दे रहे हैं, तो उनको है, अगर हम एकांश ज़्यादा होंगे तो उनको मौका है, अवसर ज़्यादा मिलेगा, वो और अच्छा कर पाएंगे। उतना अधिक विद्यार्थियों का मापन किए जा रहे गुण के आधार पर विभेदीकरण की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो अगर हम एक सेक्टर को छोड़ के अलग अलग सेक्टर का अध्ययन कर रहे हैं तो उनमें अलग अलग गुण हो जाएंगे और अलग अलग विभेदीकरण हो जाएगा। तो
एक अच्छे परीक्षण में यथेष्ट अंक है वो परास होने चाहिए, जिससे उनके विभेदीकरण की क्षमता बढ़ जाए। मतलब ऐसे होने चाहिए कि बच्चों का विभेदीकरण है वो एक सेक्टर में बिल्कुल सिमिलर नहीं हो, अलग अलग हो। तो यदि अंक परास कम हो तब भी परीक्षण का विभेदीकरण की क्षमता है वो बढ़ाई जाती है। अब अगर हम क्या हो रहे हैं, 2-3 बच्चों के अंक सिमिलर आ रहे हैं तो हम उनमें विभेदीकरण है उसकी क्षमता है वो अलग कर सकते हैं अगर उनमें परास ज़्यादा है। इस कार्य के लिए सभी एकांशों से संबंधित अनुक्रिया मापक की सूक्ष्म ग्राह्यता बढ़ा दी जाती है। एक अच्छे परीक्षण का अनुक्रिया मापक अधिक बिंदु वाला होना चाहिए, जिससे कि उसकी सूक्ष्म ग्राह्यता बढ़ जाए, यह विभेदीकरण करने हेतु अधिक संवेदनशील बन जाए। मतलब अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग हमने अगर मापन यंत्र हम प्रयोग कर रहे हैं तो उनका विभेदीकरण है वो आसानी से हो जाए और सूक्ष्म ग्राह्यता को छोटा बना दिया गया है, तो यह आवश्यक नहीं कि वह पूर्णतः विभेदीकरण करने के लिए तैयार हो गया है। माना एक परीक्षण ऐसा है जिसके सभी एकांशों का उत्तर विद्यार्थी ठीक ठीक दे पाता है, या कोई दूसरा ऐसा परीक्षक जिसके एकांश का भी उत्तर है वो विद्यार्थी नहीं दे पाता। कई बार ऐसा पॉसिबल भी होता है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका सभी का आंसर दे पाता है और दूसरा एकांश ऐसा होता है जिसका एक भी उत्तर बच्चा नहीं दे पाता है, तो ये भी चीजें होती हैं। तो इस स्थिति में परीक्षण विद्यार्थियों के बीच विभेदीकरण करने में सक्षम नहीं होगा। तो एक ही सेक्टर के अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हो सकता है एक क्वेश्चन उसको आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है, तो इससे उनका विभेदीकरण प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो परीक्षण में कठिन तथा सरल दोनों प्रकार के एकांश होने चाहिए, तभी परीक्षण में विद्यार्थियों के बीच विभेदीकरण संभव है वो हो सकेगा। तो विद्यार्थियों में विभेदीकरण करने के लिए कठिन और सरल दोनों टाइप के एकांश होने चाहिए, ताकि दोनों चीजों का उनका पता लगाया जा सके। अब देखिए वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, क्या है। वस्तुनिष्ठता के दो प्रमुख पक्ष है, कौन कौन से। पहला पक्ष परीक्षण के अंकन से संबंधित है कि बच्चे को हमने परीक्षण किया उसको कितने अंक मिले उससे संबंधित है, और दूसरा परीक्षण एकांशों को संभावित व्याख्या से संबंधित है कि हमने जो बच्चे को एकांश दिए हैं उनकी जो व्याख्या है वो किस तरीके से कर पा रहा है। तो दोनों चीजें हैं वो होती हैं। तो अंकन में वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि अंकों को परीक्षक किसी भी प्रकार से प्रभावित न कर पाए। तो परीक्षक है वो उसके अंकों को प्रभावित नहीं कर पाए, उसका आंसर है वो क्या हो, फिक्स हो। वस्तुनिष्ठता की कमी अधिकतर निबंधात्मक परीक्षणों में पाई जाती है। तो निबंधात्मक परीक्षणों में क्या है, बच्चे अपने अपने विचार लिखते हैं, अपने अपने थॉट्स को लिखते हैं, तो उनमें क्या आ जाते हैं, डिफरेंस आ जाते हैं, सब में डिफरेंस आ जाता है। तो ये मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि किसका प्रॉपर आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये निबंधात्मक परीक्षण में डिफरेंस आता है। इस प्रकार के परीक्षणों में प्राप्त अधिकतर विद्यार्थी की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होते हैं। मतलब ये अधिकतर होते हैं बच्चे जितना सोचते हैं उतने अंक है वो उनको नहीं मिल पाते हैं। जब विद्यार्थी परीक्षा के आधार पर अधिक अंकों की आशा करता है, मतलब बच्चे ने अपने जो क्वेश्चन है वो निबंधात्मक परीक्षण है वो कर दिया, उसने निबंधात्मक आंसर दे दिए, लेकिन वो सोच रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए, इतने मार्क्स मुझे मिल जाएंगे, और वो नहीं मिलते हैं। तो इसका कारण है वो अंकन के समय परीक्षक की अपनी मनोदशा और रुचि संचालित होने से, कि अगर उसने निबंधात्मक आंसर लिखा है तो जांचकर्ता जिस टाइम जांच कर रहा है वो उसके माइंड पे डिपेंड है कि उसका माइंड अगर फ्रेश है वो तो अच्छे से जांच करेगा, अच्छे मार्क्स देगा। अगर उसकी मनोदशा अच्छी नहीं है, रुचि अच्छी नहीं है, तो वो अच्छे मार्क्स नहीं देगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए उन दोनों में अंतर आ जाता है। इसीलिए परीक्षक विद्यार्थी के लेख लिखे हुए पृष्ठों की संख्या, परीक्षा पुस्तिका के अन्य परीक्षा पुस्तिकाओं में सापेक्ष स्थिति आदि से प्रभावित होकर अंकन करता है कि उसने कितना लंबा आंसर लिखा है, कितना है। किसी ने छोटा आंसर लिखा तो वो कम मार्क्स देगा, भले उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी लिखी हो। तो ये चीजें हैं वो उसको प्रभावित कर सकती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए परीक्षक के साथ एक अंकन पूंजी का होना अत्यंत आवश्यक है। एक अंकन पूंजी है उसके पास जरूरी है, तथा उससे अंकन की मात्रा नियत कर ली जाती है कि अंक है वो उसको इतने दिए गए हैं, इतने आने चाहिए। इससे चाहे कोई भी परीक्षक परीक्षण की जांच करे तो परिणाम एक सही आएंगे, और परीक्षक अपनी रुचि तथा मनोदशा को प्रभावित है वो नहीं होगा। तो क्या होता है कि एक ही बच्चे के आंसर है वो दो परीक्षक जांच कर रहे हैं, तो दोनों की मनोदशा अलग अलग होती है, दोनों उसका आंसर है वो उसका जो मार्क है वो अपने हिसाब से वो अलग अलग भी दे सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को ऐसे बनाएं कि उसका परीक्षण है वो दोनों में क्या होना चाहिए, उसके सेम अंक आना चाहिए। इसलिए एक अच्छे
अच्छे मापक यंत्र के साथ वस्तुनिष्ठ कुंजी का होना परम आवश्यक है। तो कोई भी मापक है उसके साथ क्या होना चाहिए, कुंजी होनी चाहिए कि इतना आंसर है वो लिखना है और इतना आंसर उसने लिखा है, ताकि उनमें डिफरेंस नहीं है। परीक्षण से तात्पर्य है कि दिए गए प्रश्न तथा एकांश की व्याख्या सभी विद्यार्थी समान करें। तो ऐसा होना चाहिए, उसकी व्याख्या सभी विद्यार्थी कर रहे हैं तो सभी की समान होनी चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब एकांशों की भाषा विद्यार्थियों के स्तर की हो। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी भाषा सभी विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए तथा उनसे प्राप्त अर्थ स्पष्ट और असंदिग्ध हो। मतलब उसका जो अर्थ निकल रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि वो स्पष्ट उत्तर दे सकें और समान उत्तर दे सकें। वास्तव में वस्तुनिष्ठता का पक्ष है वो विकसित से संबंधित है। तो वस्तुनिष्ठता है वो क्या होती है, रिलेटिव में अच्छी होती है, जिसके मार्क्स है वो सभी है वो बिना किसी भेदभाव के है वो दे पाते हैं। तो उनका रिजल्ट क्या होता है, अगर 2-3 परीक्षक पे उसको जांच करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, एकदम सिमिलर होता है। उसके बाद देखिए व्यवहारिकता। व्यवहारिकता से तात्पर्य जैसे कारकों से है जिन्हें ध्यान में रखे बिना मापन यंत्र का चयन है वो संभव नहीं है। तो व्यवहारिकता से क्या करेंगे, ऐसे कारक होते हैं जिनको बिना ध्यान में रखकर मापन यंत्र है इसका उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसके कारक है वो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले है अंकन विधि। स्कोरिंग प्रोसीड्यूर कैसे होता है, तो विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त करने के बाद परीक्षक उत्तर प्रपत्र के आधार पर अंकन करता है। पहले जो विद्यार्थी ने जो उत्तर दिया है तो परीक्षक क्या करता है, उसका अंकन करता है। अंकन विधि सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब जिस वो अंक दे रहा है बच्चे को वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने हेतु स्टेनलेस कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस कुंजियां होती है जिसमें आंसर फिक्स होता है, अगर बच्चे ने प्रॉपर आंसर सही दिया तो उसका आंसर सही माना जाता है, तो इससे उसके अंकों में डिफरेंस नहीं आती है। उसके बाद देखिए व्याख्या विधि। अंक जब तक अपने में सार्थक नहीं होते हैं जब तक इसके द्वारा विद्यार्थियों के गुणों की व्याख्या न हो। इस कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के मानकों का प्रयोग किया जाता है और इन मानकों के बिना विद्यार्थियों, अभिभावकों आदि को मापन के लिए गुण के विषय में सही सूचना प्राप्त नहीं होगी। तो ये क्या होता है, व्याख्या विधि होती है और इसमें बहुत सारे मानक हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और इन मानकों में से जो विद्यार्थी हैं या उनके अभिभावक हैं तो उनके जो गुण के विषय में जो सूचना है वो सही प्राप्त कई बार नहीं होगी। उसके बाद देखिए प्रशासन विधि, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर। अधिकतर ऐसे प्रशिक्षण का चयन किया जाता है जिसके लिए प्रशासन विधि सहज तथा सुविधाजनक हो और यह भी देखा जाता है कि परीक्षण को प्रशासित करने के लिए किसी विशेष प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये क्या होना चाहिए, जो प्रशासन विधि है उनके लिए भी क्या होना चाहिए, ऐसे परीक्षण का चयन करना चाहिए जिससे जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जो उनके लिए सहज हो। उसके बाद देखिए प्रशासन के लिए आवश्यक समय। प्रशासन विधि सुविधाजनक होने के साथ साथ यह भी देख लेना चाहिए कि परीक्षण को पूरा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता तो नहीं है, ज़्यादा टाइम की जरूरत तो नहीं है। प्राय विद्यार्थियों की गतिविधियाँ समय सारणी के द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब इस टाइम पे बच्चों का हाफ ईयरली होगा, इस टाइम पे बच्चों का एनुअल होगा, वो पूरी के पूरी समय सारणी है वो पहले से डिसाइडेड होती है और इसीलिए परीक्षण को प्रशासित करने के लिए आवश्यक समय 2 कालांशों से अधिक है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं वो प्रशासन के द्वारा है वो टाइम टू टाइम क्या कर दी जाती है, सारी चीजें फिक्स कर दी जाती हैं। अब देखिए तुल्य प्रपत्रों की सुलभता। तुल्य प्रपत्रों की आवश्यकता विशेषतः शोध कार्यों के लिए होती है। यदि परीक्षण के तुल्य प्रपत्र उपलब्ध हो तो शोध कार्य में सुविधा होती है। तो किसी के लिए अगर हम शोध कर रहे हैं तो उसके तुल्य प्रपत्र, मतलब अगर हम किसी के लिए शोध कर रहे हैं तो उनके प्रपत्र बनते हैं जो हमने शोध किया, उसके रिजल्ट क्या निकले, कैसे किया, कौन कौन से हमने चीज़ें यूज की है और दूसरे। अब दोनों में क्या होता है, दोनों में कंपैरिजन होती है और दोनों का शोध है वो सुविधाजनक होता है। उसके बाद है मूल्य। भारत देश में तथा वित्तीय साधन क्या है, सीमित हैं, तो हमारे यहाँ अधिक महंगे मापन यंत्रों को खरीदने में असुविधा होती है, तो अतः अधिक महंगे मापन यंत्र लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं। तो हमें मापक यंत्र अगर प्रयोग करने हैं तो इंडिया में इतनी सुविधा नहीं है कि हम उन मापक यंत्रों का प्रॉपर यूज करें और हम उसका रिजल्ट दे दें। तो हमारे यहाँ क्या होते हैं, मूल्यांकन होते हैं, परीक्षाएं होती है, सिर्फ ये चीज़ें होती है जिनके आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो इसी प्रकार ये मापन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।